और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं उसको। और उसमें क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। जो परमानेंट वाला होता है उसको पोलराइजिंग इफेक्ट ही बोल देते हैं। उसमें एक इंडक्टिव आई इफेक्ट होगा, प्लस माइनस एम इफेक्ट होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन होगा। परमानेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे ना, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचना काम करेंगे, क्योंकि ये खुद घर वह है ना, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना काम करेंगे, ठीक। और NH4 जो NH4 प्लस होता है ना, एंड H3O3 होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, ये कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद पहले से ही, तो इन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं हम आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट क्या होता है ना, देखो आई इफेक्ट होता है वो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना, शिफ्टिंग हो जाती है, तो उसे क्या बोल देते हैं, इफेक्ट बोल देते हैं। आई इफेक्ट क्या होता है ना, एक माइनस आई इफेक्ट होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है। देखो माइनस आई इफेक्ट को ना, इसके ये हैं, इसी तरीके से इसको याद करना, ये पूरा ये एक मतलब कि ऑर्डर है, इसी तरीके से इसको याद करना। ये ऑर्डर अपनी कॉपी में यहाँ लिख लो, इसको इसी तरीके से पढ़ना। प्लस आई इफेक्ट देखो, बस इसमें पहचानने की जरूरत क्या है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है ना, ये माइनस आई इफेक्ट का मतलब ये है कि ये किसी भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। कैसे लेगा वो यहाँ बताता हूँ। जैसे कि कोई ये फॉर्मूले क्या काम करेंगे, जैसे कि कार्बन है, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, ये कार्बन हो गया ना। अगर यहाँ से ये देखो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये क्या काम करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कि कार्बन से ना किसी भी एटम से क्या करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ना, ये माइनस आई ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं, माइनस के आई ग्रुप होंगे, ठीक। यानी सबसे ज़्यादा ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये उसके बाद ये खींचेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये। कैसा, जैसे कि ये हो गया ऐसा, ये कार्बन थे, यहाँ लगा दिया भाई NO2, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा सबसे ज़्यादा, ये खींचेगा अपनी तरफ को, खींच लेगा इलेक्ट्रॉनों को इस पर से कार्बन से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी ज़्यादा होती है इसी वजह से। फिर प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इसको बोल देते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या डोनेटिंग भी बोल देते हैं इनको, डी भी आ सकता है, रिलीजिंग भी आ सकता है। इसको शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, ठीक है, इसको शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप शो करते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है, इसका ऑर्डर भाई ये होता है ना, देखो ऑर्डर बिल्कुल ये क्लियर ऑर्डर, ये लिख लेना है ना, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन कोई उसका कोई प्लस आई है फिर माइनस आई सीरीज को, हाइड्रोजन एटम इज ए रेफरेंस प्लस आई माइनस आई, इसके रेफरेंस में ही दिया जाता है ना, यानी इनके बीच में ना, दोनों के बीच में हाइड्रोजन ग्रुप होगा, जहाँ ख़त्म हो रहा होगा ना वहाँ इनके बीच में, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो, उसके रेफरेंस में हम दे जाते हैं कि प्लस आई इफेक्ट होगा फिर माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, कहाँ किस तरीके से इसका यूज करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। देखो अगर एसिडिक करेक्टर बताना है ना इसका, एसिडिक, ठीक, एसिडिक करेक्टर जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस के आई इफेक्ट के, ठीक। और अगर उसकी स्टेबिलिटी बतानी होगी, किसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन की, एनाइन जो कार्बो एनाइन है ना उसकी स्टेबिलिटी अगर बतानी है, तो उसके भी क्या होगा, माइनस के आई इफेक्ट होगा, ठीक। और स्टेबिलिटी बतानी क्या, कार्बो कटाइन की, कार्बो
कटाइन की अगर स्टेबिलिटी बतानी तो वो होगा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस का इफेक्ट। और अगर बतानी है बेसिक करेक्टर, बेसिक यानी जो क्षारीय वो होता है, बेसिक करेक्टर जो होगा वो होगा 1 के आई इफेक्ट। तो भाई ये इस तरीके से इसको याद कर हम कर सकते हैं। ये स्टेबिलिटी होगी यहाँ से कार्बोकटाइन की, ठीक है ना, समझ में आ गई इतनी बात है। और हम कार्बोकटाइन हो सकता है यहाँ से, कार्बो एनायन हो सकता है यहाँ पे, या फिर बेंजीन भी हो सकती है। क्या, बेंजीन भी हो सकती है, ठीक है, बेंजीन हो सकती है। बेसिक करेक्टर में क्या हो सकता है यहाँ पे, ये कार्बोकटाइन में, यानी कार्बोकटाइन 1 की होता है ना, तो कार्बोकटाइन हो सकता है, कार्बीन हो सकती है। क्या हो सकती है, कार्बीन, कार्बीन हो सकती है, या फिर नाइट्रीन, नाइट्रीन बोल दे, या फिर फ्री रेडिकल बोल दे, है ना, ऐसा बोलते हैं। फ्री रेडिकल कैसे शो करते हैं, वो भी क्या होती है, माइनस के कार्बोकटाइन की जैसी होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसके यूज और किसकी एप्लीकेशन होगी, है ना। एक बात यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट होती है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो 3 कार्बन तक होता है मैक्सिमम। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ज़रूरी होती है बतानी, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, उसका 3 कार्बन तक के बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, इस तरीके से होता चला जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसलिए बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ज़्यादा डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही, अगर ये बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस तो ये घटता चल जाएगा, इस तरीके से होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना, मतलब कि एक तरीके से जितना ज़्यादा जितना कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे देखा, ये बेंजीन रहेगा, ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ से, ये पोजीशन ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा होती है। तो ज़्यादा किस पर होगा, ऑर्थो पर, फिर मेटा पर, फिर उसके बाद पैरा पोजीशन पर। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन का जो है ना ट्रांसफर हो रहा मल्टीपल बॉन्ड टू बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू एडजेसेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। भाई इसमें ना ट्रांसफ़र होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब होगा कैसे, देखो ये होगा जैसे कि ये इस तरीके से है ना, तो ये बॉन्ड टूटा इस तरीके से यहाँ पे, तो इसका ट्रांसफ़र होगा बॉन्ड का, पहले यहाँ था वो तो यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से था तो यहाँ चल जाएगा, यहाँ वाला तो यहाँ हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जिधर जाएगा वो उधर तो हो जाएगा माइनस, और जहाँ से टूटा वहाँ हो जाएगा प्लस, इस तरीके से। तो प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। तो बेंजीन के कितना होते हैं ना स्ट्रक्चर, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है इसका, परमानेंट इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटेड ट्रांसफ़र एंड फुल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, एसिडिक नेचर इज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एथिलमाइन एंड एलेनिन, स्टेबलाइजिंग ऑफ कार्बो फिर रेडिकल कार्बोटेन कार्बोनेन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर में, इसको भी देखने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे होते हैं, एक होता है प्लस आर रेजोनेटिंग, या फिर प्लस एम, या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि माइनस, अगर कोई चीज़ माइनस है तो इलेक्ट्रो खींच रही होगी अपनी तरफ, है ना। तो यहाँ भी ऐसे हो रहा, देखे ना, ये ग्रुप है
बेंजीन के साथ लग रहा है ग्रुप, यह कर रहा है M, ये ग्रुप इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द एटम एट द कंजुगेट पोजीशन, दिस इफेक्ट डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। अब खुद बताओ, जब इसके ये उसको खाली करता जाएगा तो ये स्टेबल रहेगा, स्टेबल होने का, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है कोई चीज़ है यहाँ पे जैसे कि है, तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखिए यहाँ पे ना, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसके देखो ग्रुप, यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑर्डर भी दे रखा है, बुक में दे रखा है, देखो यहाँ माइनस के आई इफेक्ट है, ये भाई ग्रुप होगा, ये याद कर लेना इसी तरीके से। NO2 होगा सबसे ज़्यादा, NO2, फिर ये SnCN, फिर होगा SO3H, फिर CHO, फिर COR, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस ई एम इफेक्ट होगा, इसका ग्रुप होगा ये वाला, ये ऑर्डर रहेगा। इसी तरीके से इसको याद करना भाई, है ना। ऑक्सीजन होगी, फिर NH2 होगा, फिर NHR होगा, फिर NR2 होगा, ठीक है ना, फिर OH होगा, OR होगा, ये ग्रुप होगा, इसी तरीके से याद करना, ठीक। अब ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका ना कुछ यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन भी है यहाँ पे, कि रेजोनेंस पाई पाई ऑर्बिटल इंटरेक्शन, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ए पोलर, sp2 होना चाहिए, यानी रेजोनेंस किस स्ट्रक्चर के अंदर हो सकती है, हमने बोलना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, पहली बात तो है, बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी, उसकी ना एनर्जी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एक रेजोनेंस होने के सब में रेजोनेंस करते घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लो एक बार, उसकी एनर्जी देख लो कि सेम एनर्जी है या नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव वैकेंट, मतलब कि वैकेंट ऑर्बिटल, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ ना क्या होना चाहिए, उसके अंदर ना वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, यानी खाली ऑर्बिटल तो होने ही होने चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि है, ये बेंजीन थी, NH3 था, इसके ऊपर प्लस है, अब इसे कहीं इसमें कहीं वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहे कहीं, भाई नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, 3 तो इसे दे दिया, किसे दे दिया, एक अपना आप खाली हो गया, तो कुछ है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो दिख रहा है यहाँ से, sp2 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जरूर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अब यहाँ देख लो, ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये कार्बन है, कार्बोकैटायन है, अब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा, तो वैकेंट ऑर्बिटल भी है, खाली बढ़ाने तो तभी तो अब भरना है ना उसको, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा आराम से, तो यो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना जरूरी है, यहाँ भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर ये समझ, यहाँ पे एक बात, एक इम्पोर्टेंट बात लिख रखी है, ये सारे नोट्स मेरी ही भाई, कार्बोकैटायन एडजेसेंट एटम मोर LP, यानी कार्बोकैटायन होगा ना, उसके पास में अगर मोर LP वाला एटम रखा हुआ, जैसे कि यहाँ से LP मतलब कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की होगी ही होगी, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल के हिसाब से भाई ऑक्टेट कर लो यहाँ से, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ऑक्टेट जिसके भर रहे इसके भर रहे सारे, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर कोवलेंट बॉन्ड, एक ही हो एक ही हो, तो ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड किसके अंदर है, इसके है। फिर नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड लग रहे हैं ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे होने के चांस ज़्यादा,
और हाइब्रिडाइजेशन भी देखो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसका होगा ज़्यादा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। फिर एलिफेटिक में क्या होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेटेड पोजीशन। अभी कॉन्जुगेटेड पोजीशन कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद क्या होता है ना, अगला टॉपिक हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम रिप्रेजेंट या फिर इसको नो बॉन्ड रेजोनेंसी बोल देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दो या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दो या फिर बैकर नाथन इफेक्ट बोल दो। ठीक, ओवरलैपिंग ऑफ बिटवीन सिग्मा बॉन्ड विद p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी ओवरलैपिंग बिटवीन सिग्मा बॉन्ड विद p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। ओवरलैपिंग हो रही किसके बीच में, सिग्मा बॉन्ड के और p ऑर्बिटल के, जो भी एडजेसेंट उसके साथ लग रहा। रेजोनेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड एडजेसेंट p ऑर्बिटल, बात वही है, फिर रेजोनेंस भी हो रही है, फिर ओवरलैपिंग हो रही। कंडीशन क्या रहेगी, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन होने की ना कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, जो कार्बन हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है HYB, यानी कंडीशन है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन होने की। उसमें पहली बात तो कि एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो होना ही चाहिए। संकरण कैसा होना चाहिए, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एडजेसेंट कार्बन, जो भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा जिस तरह की है, जो उसके पास का जो कार्बन होगा, जैसे कि ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके पास वाला कार्बन पर क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन अगर जिस एक कार्बन हाइड्रोजन उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसके पास जो भी कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक, फिर sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, कार्बन होगा वो एक या फिर मोर हाइड्रोजन एटम, यानी उसके पास एक हाइड्रोजन एटम हो या फिर दो हाइड्रोजन एटम हो या दो से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हाइड्रोजन एटम हो, तो वो तो होने ही चाहिए। देखो जैसे कि है CH3 CH2, ये क्या है, इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास वाला कार्बन ये रहा, ये कार्बन इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, एक हाइड्रोजन तो है एटलीस्ट एक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद से मैं पूछूँगी कितना अल्फ़ा कार्बन है, ये तो कार्बोकेटाइन होगा ना, तो अल्फ़ा कार्बन कितने इस पर होगा ना, ये तो ग्रुप होगा एक तरीके से, इस पर कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। तो अगर पूछने लगे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, तो इसका जवाब होगा, आंसर होगा इसका 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये हो गए स्ट्रक्चर निकालने हैं हमको, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो 1 होगा प्लस इसका नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के। सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन, CH का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है भाई। सिग्मा बॉन्ड होगा, इसका पाई बॉन्ड होगा, ये रहा देखो है ना, ये कार्बन यहाँ दिख रहा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा। उसके पास वाला कार्बन ये रहा यहाँ से, उस पर क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, एक हाइड्रोजन है, एक है ना, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो रहा, इसके पास हो रही है सिग्मा पाई, ये सिग्मा हो रहा, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, पाई हो रहा, तो सिग्मा पाई ऑर्बिटल। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन, भाई देखो सिग्मा बॉन्ड तो हो रहा, ये दिख रहा ना यहाँ, और पाई बॉन्ड हो रहा। अब 1 2 3 ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, दिख रहा, तो ये भी है, तो ये सिग्मा पाई। सिग्मा ओड इलेक्ट्रॉन, ये फिर रेडिकल दिख रहा, 1 2 3 1 2 3 होगा ना, हाइड्रोजन ये sp3 हो रहा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो ये भी है। तो इस तरीके से 3 टाइप का होता है।
भाई इसमें कंडीशन ध्यान रखना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए जिसका होगा, उसके पास वाले कार्बन का sp3, उस पर एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। टाइप सी है। क्वेश्चन कैसा आता है ये क्वेश्चन भाई, नीट में आया था क्वेश्चन ये। 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बन है और ब्यूटाइल है, वो ब्यूटाइल का मतलब उसके अंदर 4 कार्बन होंगे, ठीक। 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन है वो, इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वो क्यों क्यों ज़्यादा स्टेबल है, यानी 3 डिग्री का जो कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल है दूसरे डिग्री के कार्बोकेटाइन से, ऐसा क्यों भाई। रीजन बताना है कि उसमें प्लस आई इफेक्ट है, माइनस का आई इफेक्ट है, या फिर उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट दिख रहा या माइनस का इफेक्ट दिख रहा। अब ये तो पता होना चाहिए ना कि कार्बोकेटाइन कौन सा भाई, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन कौन सा। देखो 3 डिग्री का मतलब ये है कि 3 CH3 ग्रुप लगाना या R ग्रुप लगाना, 1 2 3, 3 डिग्री हो गए। अभी कार्बोकेटाइन तो यहाँ प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, देख लो भाई कार्बोकेटाइन पर क्या है उसके बीच में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेंट पर sp3 है भाई, उसके बाद हाइड्रोजन है भाई। तो अब हम इसकी स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, एक जोड़ का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 ईयर है, 3 ईयर है, 3 ईयर है, तो कितने हो गए 9, और एक भाई अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर 9, और 2 डिग्री के अंदर कितने हो गए भाई 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 दूनी 6, इस पर 6 है, इस पर कितने 9, और हमें क्या निकालना है, स्टेबिलिटी निकालनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की उसकी। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ भाई, ज़्यादा स्ट्रक्चर तो वही होगा ना जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और ये रीजन किस चीज़ का निकला, क्योंकि हम किस आधार पर बता रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी, इसकी आधार पर बता रहे हैं हम कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के आधार पर, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी मतलब कि एक तरीके से उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से उसके आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जो एल्कीन है ना उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं ना, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन के द्वारा ही बताया जाता है उसका भी एल्कीन का। देखो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा ना स्टेबिलिटी होगी उसकी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर सेकेंडरी जो एमीन होती है ना ये स्टेबल, ये वाली ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर उसका ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सिंपल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। ये फिर उसके बाद कम हो गया ट्रांस वाली फॉर्म में या सिस वाली फॉर्म में, या सिंपल एल्कीन है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल देते हैं ऐसा। फिर बॉन्ड लेंथ का चेंज कैसे होती है एल्कीन के अंदर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ स्लाइटली डिक्रीज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगी ना स्लाइटली इंक्रीज, ठीक है ना। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसका बनता है डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड होता है उसका बनता है सिंगल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है कि डबल बॉन्ड खींच का क्या हो गया सिंगल, और सिंगल बॉन्ड खींच का क्या होगा डबल, तो डबल वाला तो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बड़ा हो जाता है। इसलिए ये देखो यहाँ से इतनी थी इसकी लेंथ, फिर इसकी लेंथ बढ़ कर होगी इतनी, और इसकी लेंथ इतनी थी 1.5, इसकी लेंथ घट कर होगी इतनी। तो इस तरीके से हम उसके आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। तो और क्या होता है भाई, देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मोर एल्कलाइटेड, जितना एल्कलाइजेशन होगा उसके अंदर, या फिर कह सकते हैं हम कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करेगा उस पर अंदर अल्फ़ा बॉन्ड कितने हैं उस पर, ठीक है ना। अगर पूछ रहा है कि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। यानी हाइपर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। बॉन्ड लेंथ मैंने बताई दी, ये डायपोल मोमेंट कार्बोकेटाइन बनाए जो भी कुछ होता है ये बाद की बात है ना, इन्हें बाद में देखेंगे। अब हम ना, अब देखो अगर इसमें तो हमने 3 ही फैक्ट पढ़ लिए हैं,
कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर और आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है ना तो ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन को दूसरे स्थान पर रखेंगे और तीसरे स्थान पर रखेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है ना। अब हम चाहे इसके बारे में हम बस इतना ही हम ध्यान रखेंगे ना। अब हम पढ़ेंगे